खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभा रहे हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले मेजर शाह, शुरुआत आपसे ही करूंगा मैं, क्योंकि आप भी कई जंग के मैदानों में रह चुके हैं, आपने भी तमाम चीजें यहां पर देखी हैं। लेकिन इजराइल और हमास के बीच में जो नरसंहार देखने को मिल रहा है, उसका जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि लगातार मासूम जो नागरिक हैं वहां के, उनकी मौतों की खबर निकलकर सामने आ रही है। कल भी जो रॉकेट अटैक हुआ एक हॉस्पिटल पर, उसमें भी 500 जो नागरिक थे, जो बेकसूर नागरिक थे, वो मारे गए। और लगातार जो स्थितियां हैं वो और ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में यही सवाल बना हुआ है कि जो ये युद्ध है उसका क्या अंत देखा जा सकता है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है साहिल भाई। देखिए, जो बेकसूर है वो मारे जा रहे हैं। अब इसका ये ताली जब बजती है तो दोनों हाथ से बजती है जी। तो अगर हम बोलें कि केवल इजराइल जिम्मेदार है या केवल फिलिस्तीन जिम्मेदार है या हमास ने जो किया बहुत ही गंदा किया, बहुत ही बुरा किया, इंसानियत के खिलाफ है बिल्कुल। और हैवान दरिंदा भी कांप जाएगा हमास का नाम लेके। उसने इतना खराब काम यहाँ पे करा है। अब लेकिन बात ऐसी है कि अब हम जिम्मेदार ठहराएं किसी को, ये करें वो करें। हम बिल्कुल आपकी बात मैं समझ सकता हूं। ये दुनिया ये सवाल उठा रही है। बात ये है कि क्योंकि दुनिया खड़ी है आज, हम इजराइल के सपोर्ट में, हम फिलिस्तीन की सपोर्ट में, हम ये तो कोई क्रिकेट मैच तो नहीं है उन दुनिया वालों को। मैं ये बताना चाहूंगा, ये बेसिकली यहाँ पे आपने पता है 500 से ऊपर बेमासूम लोगों की जाने गई हैं बेरहमी तौर से। तो देखिए, जब एक फौजी लड़ता है तो फौजी लड़ता है केवल फौजी से, वो पर्सनल एनिमी नहीं होता है। वो सिविलियंस पे वार नहीं करेगा, वो बेकसूर बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे वार नहीं करेगा जी। कुछ वॉर एथिक्स तो होंगे दिमाग में। हाँ, कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, कहते तो हैं, लेकिन एक फौजी के भी अपने उसूल होते हैं, अपने नियम होते हैं। हम कभी नहीं करते ऐसी 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 हरकतें। अब बात ऐसी है कि बेकसूर मारे जा रहे हैं और ये किसी भी तरीके से ये बात थमनी चाहिए। अब ये बात कैसे थमेगी? ये मैदान के जंग में थमेगी ना, ये केवल एक टेबल पे बातों से, डायलॉग से बात आगे बढ़ेगी। और क्या डायलॉग इतना सिंपल है? नहीं। जो 100 साल तक तकरीबन नहीं हो पाया है वो अभी कैसे हो जाएगा? तो ये बहुत ही पेचीदा सवाल है और बहुत ही पेचीदा मामला है ये। क्योंकि आप अगर इतिहास उठा के भी देख लें, चाहे लेट 19th सेंचुरी हो, मिड 20th सेंचुरी हो, 1917 हो, 1947, 49, 1967 हो, जहां पे 6 दिन का युद्ध, भीषण युद्ध देखने को मिला, चाहे 1979 हो, चाहे यूएन ने इंटरवीन किया हो, चाहे 2000 में पीएलओ चीफ यासिर अराफत ने बात करने की कोशिश करी इजराइल से, इजराइल ने बात करने की कोशिश की, उनसे लेकिन बात नहीं जमी। जी जी जी, बोलिए बोलिए। हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं सर। हाँ बोलिए। हेलो हेलो, आपको शाह साहब, हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। लोग आपकी क्या समझा रहा, क्या आपकी इतिहास से भी लगा के देखें, ये चलता आ रहा है दोनों तौर से। बेकसूर निर्दोष यहाँ पे मारे जा रहे हैं। अल्टीमेटली प्राइस कौन पे कर रहा है? प्राइस पे कर रहा है केवल छोटे छोटे मासूम बच्चे, मासूम सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस, वो बेघर हो रहे हैं, प्रॉपर्टीज डिस्ट्रक्ट हो रही हैं। आप और ये जंग कैसे रुकेगी? ये बहुत ही पेचीदा सवाल होगा ये साहिल भाई, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है ये। क्योंकि जो 100 सालों में नहीं हुआ वो कैसे अभी हो सकता है? आई विश, मेरी मनोकामना है कि हो जाए। मैं इंसानियत जी जी ठीक करते हैं। मैं कहता हूं इंसानियत सबसे बड़ी इंसानियत है। हाँ, जी बिल्कुल सही कहा आपने मेजर साहब। मेरा सवाल था युद्ध अपराध को लेकर। जिस तरीके से जिनेवा कन्वेंशन की अगर हम बात करें और जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ चीजें डिसाइड की गई थी, लेकिन एक बार आपसे समझना चाहेंगे हम कि युद्ध अपराध आखिर है क्या और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपका बड़ा अच्छा सवाल है साहिल भाई। दरअसल 1949 में जिनेवा कन्वेंशन ने लीगली इसको डिफाइन किया, जो न्यू वॉर क्राइम एस्टैब्लिश हुए थे। और क्योंकि बेसिकली से जो कॉन्सेप्ट हुआ है वो है लाइबर कोड। वो 1863 यूनियन आर्मी अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी, ठीक है। ये कन्वेंशन
जो 1899 और 1907 इंटरनेशनल लॉ में इसके नियम ये है, ताकि सब समझ ले। मैं सरल भाषा में अब यहाँ पे नॉन टेक्निकल भाषा में समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि युद्ध हो रहा है, यहाँ पे आप इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाते हैं, सिविलियंस को उनकी प्रॉपर्टी नष्ट करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं। कोई फौजी सरेंडर करते हुए आ रहा है, आप देख रहे हो, सरेंडर करते हुए आ रहा है, सफेद झंडा लटके लगा के आ रहा है, शांति की बात करने आ रहा है, फिर भी उसको आप गोली मारते हो। निर्दोष बच्चों को अगर मारा जाए तो वो पूरा वॉर क्राइम में कवर होएगा। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ जो वॉर क्राइम, सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, वो भी वॉर क्राइम में बालेंगे। फिर पिलेजिंग, ये सारे सब ये वॉर क्राइम होंगे, क्योंकि जो नियम है, कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन जितने फौजी होते हैं, फौजी वॉर एथिक्स के एक रूलिंग होती है। एक मैं कहता हूं, जो इंसर्जेंट्स जो मैंने देखे हैं, इंसर्जेंट्स, देखिए जम्मू कश्मीर में मैंने देखा है, मैंने आतंकवाद को देखा है, वो लोग निर्दोष बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे हमला करते हैं। लेकिन मैंने इंसर्जेंसी देखी है नॉर्थ ईस्ट में भी, मणिपुर में भी, वहां पे वो एथिक्स को मैंने देखा है, बहुत मायने रखते थे वहां के इंसर्जेंट्स भी। वो बच्चों पे, महिलाओं पे हमला नहीं करते थे। वो एथिक्स यानी कि युद्ध अपराध, यानी कि आप कुछ भी कर लें, क्योंकि आपके पास आप इंटेंशनली प्रिजनर ऑफ वॉर आ गए आपके पास। तो शाह साहब, आपको क्या लगता है जो ये युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में, इसमें वो तमाम एथिक्स नजरअंदाज किए जा रहे हैं? देखिए, हमास ने जो किया वो आतंकवादी संगठन है, वो सब जानते हैं ये बात। वो कोई फौज तो है नहीं, वो आतंकवादी, वो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत ही गलत किया हमास ने, उसने बर्बरता दिखाई है इसमें। यहाँ पे इजरायली आर्मी बिल्कुल। और शाह साहब, जब आप ये तमाम चीजें कह रहे हैं तो फिर उसके समर्थन में तुर्की, ईरान, ये सब क्यों है? यही तो बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है कि जब एक आतंकी संगठन इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देता है, उसके बाद भी कुछ ऐसे देश हैं जो उसका समर्थन करते हैं, जो उसका साथ देते हैं, और वहां पर तमाम एथिक्स समझाने लगते हैं। बिल्कुल साहिल भाई, देखिए ये लड़ाई दरअसल हुई थी जमीन की लड़ाई है। इसको बाद में मजहबी तौर पे ये लड़ाई मोड़ ले गई, और बहुत लोग इसमें मजहब में जुड़ गए कि भाई अच्छा, जूस, यहूदी वर्सेस मुसलमान वर्सेस अरब, इस तरीके से। लेकिन ये लड़ाई अगर देखा जाए इतिहास में भी, ये जमीनी लड़ाई थी, ये मजहबी लड़ाई नहीं थी। अब आपने बिल्कुल सही कहा, हिजबुल्लाह लेबनान से वो आता है, ईरान आ जाता है, तो ये इसको मजहबी मोड़ ले लिया गया, और एक तरीके से कम्युनल ट्विस्ट इस लड़ाई को ले लिया गया। अब बात ऐसी है कि इस लड़ाई को जब इतना आगे जा चुकी है, और मगर क्या ये शाह साहब, वापस लौटूंगा, सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो बाइडेन इजराइल पहुंच गए हैं। इधर शाह, इस बीच एक बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आई कि ईरान जो है वो परमाणु परीक्षण करने वाला है। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो इजराइल ने जब ईरान ने इस तरीके का कोई कदम उठाया है तो उसको पूरी तरह से अपोज किया है और उसके खिलाफ एक्शन लिया है। अब ऐसी स्थिति में जब युद्ध इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में अगर ये परमाणु परीक्षण होता है तो इसका क्या असर पड़ेगा? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, खबर आ रही है कि ईरान परमाणु टेस्ट करने वाला है, तो ये खबर हो सकता है कि सही हो, और कुछ पता नहीं कि क्या हो और कैसे। जैसे कि वो आगे बनना चाहता है कि वो उभरते हुए आए, एक नेता, एक पावर बन के, एक लीडर बनते हुए आए, ऐसा वो चाह रहा है। अब देखिए, आप नॉर्थ कोरिया को देख लिए, वो टाइम टू टाइम वो टेस्टिंग करते रहते हैं, उनको वार्निंग भी मिली, उनको कोई फर्क पड़ता तो है नहीं। तो अगर ऐसी टेस्टिंग कोई करता भी है, कोई भी, तो मेरे ख्याल से पहली बात तो अलाउड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने बात करी कि वॉर क्राइम्स की, आपने बड़ी अच्छी बात की थी आपने पहले, तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि ये भी एक इंटरनेशनल लॉ भी है कि अगर आपको टेस्टिंग भी करनी है तो आप बता के टेस्टिंग करेंगे। आपको मैं एक बहुत ही एग्जाम्पल, एक बहुत ही सब समझ ले, वो एग्जाम्पल देता हूं मैं। देखिए, फर्ज करिए मैं आपको लेता हूं 90s में, जब शिकार खेलना अलाउड था। मान लीजिए हम बॉर्डर इलाके में, पंजाब में, फिरोजपुर में है, और हम शिकार खेलने जा रहे हैं तीतर का, और गोले चलेंगी धाए धाए, तो जाहिर सी बात है बीएसएफ फौज अलर्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपको बता के इन्फॉर्म करना है कि हम यहाँ पे 12 बोर के साथ, हम शॉटगन के साथ, हम यहाँ पे शिकार के खेलने जा रहे हैं, तो ऐसी गोली की आवाज आएगी तो आप घबराएगा मत। बस ठीक उसी तरीके से अगर कोई भी राष्ट्र परमाणु टेस्टिंग करता भी है तो इसके भी नियम है, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले, बताना पड़ेगा पहले,
और ऐसी जगह पे टेस्टिंग करेगा जहां पे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ठीक। जब ऐसी इंफॉर्मेशन आती है कि हाँ ईरान टेस्टिंग करने वाला है तो इसको हल्के में ना लिया जाए, कि इसके आगे नतीजे क्या हो सकते हैं। ठीक है, लगातार इस मामले पर चर्चा भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दिनों दिन जो ये युद्ध है वो और ज़्यादा विकराल रूप धारण कर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि नरसंहार हो रहा है, मासूमों की जान इस युद्ध में जा रही है। ऐसे में जो तमाम कंट्रीज़ हैं जो इस युद्ध का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, एक तरह से जैसा कि अमीन साहब ने भी इससे पहले कहा था, दीवान साहब ने भी इस पर चर्चा की है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जो इस युद्ध से अपने प्रॉफिट गेन करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है इजराइल को किस तरीके के कदम यहाँ पर उठाने की जरूरत है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो हमले हैं वो भी बदस्तूर जारी हैं, नागरिकों की मौतें भी हो रही हैं, लेकिन स्थितियां कहीं से भी सुधरती हुई नजर नहीं आ रही। जी हाँ, आपने बड़ा दिलचस्प प्रश्न है आपका साहिल भाई। देखिए, मैं आपको इस तरह हर कोई समझ ले, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जब हम जम्मू कश्मीर में थे तब हम उग्रवादियों को ढूंढने जाते थे जंगल में जी। मिलता कुछ नहीं था हमको, लेकिन जब हम हार्ड इंटेलिजेंस पे हम अमल करते थे तब जाके शॉर्ट रिजल्ट हमको मिलता था। हम सीधा ठोक देते टारगेट को और वापस आ जाते हैं सक्सेसफुल ऑपरेशन। इजराइल को भी देखिए, अभी इजराइल ने बड़ी सिविलियंस कैजुअलिटीज करी है वहां पे, इसकी बहुत लोग इसके सवाल उठा रहे हैं। और जो अस्पताल पे अटैक हुआ है उस पे कोई कह रहा है कि ये देखिए, मैं गैस वर्क नहीं करूंगा, मैं अंदाजा नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मेरा ऐसा मानना है। मैं बिल्कुल जैसे कि जो क्षेत्र में होता है बिल्कुल बाय द बुक जाऊंगा इसमें क्या ये एक इंक्वायरी का विषय है और इस पे ये साफ सामने आ जाएगा कि ये कहां पे किसने कैसे किधर हमला किया है। अब इजराइल की जो टैक्टिक्स है कि वो गुस्से में है, जब गुस्से में हम क्रोध में होते हैं हम देखते नहीं है, हम अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं जब गुस्से में आते हैं, जब जोश चढ़ जाता है। लेकिन जब होश आता है तब हम समझते हैं कि भाई हाँ क्या कर रहे हैं। तो इजराइल देखिए, गाजा में बहुत सी अंडरग्राउंड टनल्स हैं, बहुत अनगिनत, एक तरीके से उसको मैं भूल। अब इजराइल जब वहां पे वार करेगा उसको पूरा हक बनता है इजराइल को एक जवाबी कार्रवाई करने का, लेकिन एट द सेम टाइम मासूमों की जान ना जाए। मासूमों की जान जाए कि अगर वो केवल 24 घंटे की मोहलत देगा, बोला गाजा पट्टी को खाली करो और आसमान से बम बरसेंगे, तो एंगल ऐसा होएगा जब वो गिरेंगे, हल्का सा एंगल भी, कहीं पे भी निशाना, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, कहीं पे भी बढ़ सकता है। बिल्कुल। अब बात ऐसी है, अगर वो हार्ड इंटेलिजेंस पे बिल्कुल अमल करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि बहुत पेचीदा, आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अब वो ऐसी कैच 22 सिचुएशन में है इजराइल। देखिए, आगे खाई पीछे कुआं वाली बात है, क्योंकि अगर क्या वो अपना वजूद मिटा दे, वो हमला ना करे, जवाबी कार्रवाई ना करे, अब वो करेगा तो इसमें मासूम मारे जाएंगे, तो वहां पे भी उनकी बदनामी होगी। दोनों तरफ से तरीके से ये बहुत ही कैच 22 सिचुएशन में है इजराइल। ठीक है।